हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 22 नवंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 22 नवंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। आज बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए हैं, तो आज वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर पसंद आएगा तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं कल के रिविजन से। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि 20 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। जेवियर माइली को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये अर्जेंटीना के नए प्रेसिडेंट बने हैं। और महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप में भारत है तीसरे स्थान पर। भारत में टॉप पर है बेंगलुरु शहर। इसके अलावा भारत जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हर बच्चों के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया गया है। अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार भी मैदानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने जीता है। और अभी हाल ही में आलोक शर्मा जी को IPS आलोक शर्मा को SPG का निदेशक नियुक्त किया गया है। SPG कमांडो ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए होते हैं। तुर्की से आ रहे भारत आ रहे किस मालवाहक जहाज को हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में हाईजैक कर लिया है। कल से ये मामला गरमाया हुआ है जब से ये न्यूज़ चर्चे में आई है। तो जहाज का नाम आपसे पूछा जाएगा जरूर। तो इसका जहाज का नाम था गैलेक्सी लीडर। तुर्की से भारत की तरफ आ रहा था, ठीक है ना। भारत का जहाज नहीं है, भारत आ रहा था ये व्यापार की दृष्टि से। तो अभी हाल ही में किस अभिनेता को ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो रयान रेनॉल्ड्स को सम्मानित किया गया है। और 2022 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार इस बार दो संस्थाओं को दिया जाएगा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को। इसके अलावा RBI के पूर्व गवर्नर S वेंकट रमन जी का निधन हो गया। ये RBI के 18वें नंबर के गवर्नर थे। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे जिनका आपने किया है क्विकली 1 मिनट में रिविजन। ऐसे ही डेली आज का करंट अफेयर शुरू करने से पहले कल का रिवीजन अगर कर लोगे आप तो आपका करंट अफेयर पुख्ता होता चलेगा। और इसके बाद 15-15 दिनों का भी दिया जाता है। कल मंथली वीडियो आ गई, उसको जरूर देखिएगा। इसकी क्विज और PDF भी आपको दी जाती है जिससे आपका बेहतरीन रिवीजन हो सके। तो फ्री क्विज फ्री PDF आप जरूर जाकर इसका इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। चलिए, पिछले कुछ दिनों से टाइम पर नहीं आ रही थी क्विज और PDF, अब टाइम पर आ रही है, तो अब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एक्सेसिबिलिटी थीम के साथ 21 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो एक्सेसिबिलिटी थीम थी और दिवस मनाया गया टेलीविज़न। विश्व टेलीविज़न दिवस ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 21 नवंबर को। और इस बार जो 21 नवंबर को मनाया गया तो थीम क्या थी? एक्सेसिबिलिटी, ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन में सारी डिटेल आपको मिल गई है। टीवी का क्या महत्व था? अब तो कम हो गया है जब से मोबाइल आ गया है लोगों के हाथों में, लेकिन एक समय में टीवी का बहुत ज़्यादा महत्व था। अभी भी घर में बूढ़े बुजुर्ग माताएं बहनें सब टीवी का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं अभी भी। तो टीवी का क्या योगदान रहा है आज तक के युग में और आगे भी इसका क्या महत्व है, इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए, इसकी भूमिकाओं को याद करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने टीवी फोरम आयोजन किया था 1966 में और तब से इसकी शुरुआत की गई थी। एक्सेसिबिलिटी थीम है, थीम याद रखना। आगे ये प्रमुख दिवस हैं, कल हम लोगों ने पढ़ा था, रिवीजन किया था। तो आज हम आगे बढ़ेंगे। जो लोग नए स्टूडेंट हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं। 54वां IFFI में किस अभिनेत्री को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों अभी IFFI अवार्ड्स चल रहा है समारोह, कहाँ पर? गोवा में होता है। तो इस बार 54वां संस्करण है। तो अभी इसमें माधुरी दीक्षित आप सब जानते हो, इनको भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए एक विशेष सम्मान दिया गया है। इस पुरस्कार का नाम ही है भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान। तो इस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। ये हैं माधुरी दीक्षित जी और ये हैं अनुराग ठाकुर जी। वर्तमान में अनुराग ठाकुर ये खेल मंत्री तो हैं ही हैं, साथ ही साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी देख रहे हैं। तो इसलिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत इन्होंने इसकी घोषणा की है, ठीक है। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसका 54वां संस्करण कहाँ हो रहा है? गोवा में हो रहा है। इसका हर एक संस्करण गोवा में ही होता है। मैंने अगर आपको याद हो तो एक नाम और बताया था, माइकल डगलस लिख लीजिएगा। माइकल डगलस, इनको क्या दिया गया था? इनको दिया नहीं गया था, मतलब अनाउंस हुआ था, अभी इसी समारोह में दिया जाएगा। इनको दिया जाएगा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इसी इवेंट में दिया जाएगा। इसी इवेंट में गोल्डन पीकॉक अवार्ड वगैरह दिया जाता है। 1-2 दिनों में इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। फिलहाल माधुरी दीक्षित की बात करते हैं। माधुरी दीक्षित जी 1984 में अबोध नाम की एक फिल्म से डेब्यू की थी। इसके बाद तेजाब फिल्म 1988 में आई। 4 साल बाद उससे इनको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली।
पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित हो चुकी हैं, जो कि भारत का चौथा नागरिक सम्मान है। 2008 में इनको सम्मानित किया गया था। 6 बार की ये फिल्म फेयर अवार्ड विजेता हैं। साथ ही साथ इनके नाम एक और रिकॉर्ड है, 14 बार ये फिल्म फेयर अवार्ड में नॉमिनेट हुई हैं। नॉमिनेट होने वाली सर्वश्रेष्ठ, वो भी बेस्ट एक्ट्रेस के रूप में, ये सबसे ज़्यादा बार नॉमिनेट होने वाली अभिनेत्री हैं। ठीक है जी, तो माधुरी दीक्षित को सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ें, पिछले दिनों में कुछ अवार्ड्स आए हैं, उनका रिवीजन करेंगे। रयान रेनॉल्ड्स को ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया मिला। बीना अग्रवाल और डेविड बार्किन को केनेथ बिल्डिंग अवार्ड मिला। डॉक्टर सोमदत्त सिंह को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड मिला। आरबीआई को चेंज मेकर ऑफ द ईयर और आरबीआई की गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। टी पद्मनाभन ये केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। नंदिनी दास को 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार मिला है। शिव शंकरी को मिला है 32वां सरस्वती पुरस्कार सूर्यवंशम के लिए। CS लक्ष्मी अम्बाई को मिला है टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। रुई किसियांग झांग को मिला है शस्त्र रामानुजन पुरस्कार और स्वाति नायक को मिला है नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ पर ज्ञानोदय एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई? तो देखो, ज्ञानोदय एक्सप्रेस नाम से एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है अभी हाल ही में। कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी, इन्होंने इसको हरी झंडी दिखाई है, मतलब कि समझ लो इसका उद्घाटन किया है। ट्रेन हो या बस हो, इन सबको ना हरी झंडी दिखाई जाती है, मतलब कि रवाना किया जाता है। तो इन्होंने किया है मनोज सिन्हा जी। ये जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं और इन्होंने वहाँ पर शिक्षा में क्रांति लाने के लिए, शिक्षा में एक प्रकार से अभूतपूर्व सुधार लाने के लिए ये शुरू किया हुआ है। रियासी जिले के कटरा रेलवे स्टेशन से शुरू किया है। कटरा रेलवे स्टेशन ये वही रेलवे स्टेशन है जब आपको जाना होता है ना वैष्णो देवी दर्शन करने, तो इसी रेलवे स्टेशन पर जाते हो। तो रियासी जिले के कटरा रेलवे स्टेशन से ये शुरू किया गया है ज्ञानोदय एक्सप्रेस। इसे एक और नाम से जाना जाएगा, तो आपसे चाहे ज्ञानोदय एक्सप्रेस कहा जाए, चाहे आपसे कहा जाए कॉलेज ऑन व्हील्स। क्या कहा जाए? कॉलेज ऑन व्हील्स। दोनों ही एक नाम है, याद रखना, इसके दोनों ही नाम हैं। चलिए अगला, गोल्डमैन सैक्स के अनुसार 2024 में, अच्छा एक चीज़ और, आरओ की जो लोग तैयारी कर रहे हो, आपसे ये लाइन पूछा जाएगा, है ना। कभी कभी क्या होता है, डिटेल्स में मैं कुछ लाइनें नहीं बोलता हूँ, ये समझ करके कि चलो PDF दी जाती है, आप वहाँ से रीड कर लोगे। जैसे आपसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछा जाएगा कि अभी जो हाल फिलहाल में ये ज्ञानोदय एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई, इसका उद्देश्य क्या है? या फिर 2-3 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसमें पूछा जाता है पहला दूसरा सही या दोनों, इस टाइप के। तो इसमें पूछा जाएगा केंद्र शासित प्रदेश के विश्वविद्यालयों की लगभग 700 छात्राओं को सशक्त बनाने का लक्ष्य रख करके ये लोग चल रहे हैं। ठीक है ना, तो इस टाइप से भी पूछा जाएगा। तो जो भी लाइन दी जाए वो सब इंपॉर्टेंट है, पूरा ध्यान से देखते रहो। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार 2024 तक भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान है? तो देखो, गोल्डमैन सैक्स जो है ना, ये एक संस्था है, अमेरिकी संस्था है, बहुत ही फेमस, और इसके द्वारा 2024 में, 2024 बोले तो वित्तीय वर्ष 2023-24, क्योंकि अपना जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है ना, वो शुरू होता है कब से? 1 अप्रैल से लेकर के अगले साल 31 मार्च तक चलता है। तो 2023 का 1 अप्रैल से लेकर के 2024 का 31 मार्च तक का जो होगा फाइनेंशियल ईयर, उसे कहेंगे फाइनेंशियल ईयर 24, यानी कि वित्तीय वर्ष 2024, या फिर वित्तीय वर्ष 2023-24 कहेंगे तो और अच्छा से परफेक्ट रहेगा। जब हम कैलेंडर ईयर की बात करते हैं तो कैलेंडर ईयर जो कैलेंडर में अपना देखते हो ना, वही है कैलेंडर ईयर, यानी कि 1 जनवरी से जो शुरू होता है और 31 दिसंबर तक चलता है। अपने यहाँ फाइनेंशियल ईयर इस टाइप से चलता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ये भी ध्यान रखना। यहाँ पर इन्होंने इसी फाइनेंशियल ईयर की GDP ग्रोथ रेट के बारे में अनुमान बताया है। कितना बताया है जी? 6.3% की दर होगी GDP ग्रोथ रेट का। इसको लेकर के राजनीति गरमाई थी, फिलहाल वो सब अलग बातें हैं। यहाँ पर मैं समझा देता हूँ आपको GDP ग्रोथ रेट है क्या, दोनों में अंतर क्या है। देखो, GDP मतलब कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब जैसे आपका एक देश है, उस देश के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष मैंने अभी आपको समझाया, उस वित्तीय वर्ष में उस देश के अंदर जितनी भी सेवाओं का और उत्पादों का, यानी कि सर्विसेज का और प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है, उन सभी को कहते हैं GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ध्यान रहे, देश की सीमा के भीतर उत्पादन जितना भी हो सब GDP में काउंट किया जाएगा, चाहे वो कोई विदेशी आकर के उत्पादन आपके यहाँ कर रहा हो, चाहे देश के ही नागरिक उत्पादन कर रहे हों, सभी प्रकार के सर्विसेज और प्रोडक्ट का उत्पादन ही यहाँ पर GDP में जोड़ा जाता है। अच्छा, अब वो GDP कितने दर से बढ़ रही है प्रतिवर्ष, मतलब एक तो हुआ GDP, मान लो X है GDP, अब अगली बार ये X पॉइंट समथिंग हो जाएगा या फिर मान लो 2X हो जाएगा, जो भी हो जाएगा।
तो ये कितनी दर से बढ़ रही है उसे कहते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट। तो ऐसा होता है ना, सुनते हो कि ये देखो जैसे अभी आपने सुना 6.3% की दर से, तो इसका मतलब ये 6.3% अगली बार ज़्यादा हो जाएगा। ये हुआ ग्रोथ रेट, ठीक है, जितना भी है उससे इतना परसेंट बढ़ना। तो ये जो है आप देखो अपनी जीडीपी वैसे कंपैरेटिवली अभी चाइना से अमेरिका वगैरह से कम है, फिर भी अपनी जीडीपी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन 6.5% अपना वाले का और अमेरिका का 1% भी, या कहें और उससे भी कम भी, ये दोनों बराबर ही है समझो, क्योंकि उनकी जीडीपी ना बहुत ज़्यादा है, भारत की जीडीपी के कई गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो फिलहाल फिर भी इंडिया जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है और अनुमान भी बताया गया है कि 2070 तक हम लोग अमेरिका को पीछे कर देंगे, चाइना को तो नहीं कर पाएंगे। अभी ये प्रेडिक्शन कोई नहीं किया है कि चाइना को कभी कर पाएंगे। फिलहाल पिछले दिनों में कुछ और भी संस्थाओं ने जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान बताया है अपना, उसको देखते हैं। क्रिसिल ने बताया 6.0% जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी। NIPFP ने बताया 6.0% रहेगी। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो पाकिस्तान को भीख नहीं देता, उसने बताया 6.3% रहेगी। S&P ग्लोबल ने बताया 6.6% रहेगी। UN ने बताया है 6.7%। RBI ने बताया है 6.5% और फिच रेटिंग ने बताया है 6.3%। वित्त मंत्रालय ने बताया 6.5%। देखो वित्त मंत्रालय और RBI ये इसका सबसे अथेंटिक आपको मानकर चलना है। दो कारण है, क्योंकि एक तो ये अपने देश की संस्था है, दूसरा इन्हीं के पास सबसे रियल डाटा है। ठीक है ना, ये लोग तो बस अनुमान लगा रहे हैं, ये लोग हर महीने अपना अनुमान चेंज भी कर देते हैं। तो इनको दोनों को तो याद रखना है कि RBI और वित्त मंत्रालय कितना बता रहा है। अगला, हाल ही में लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? तो देखो एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, मैं फटफट आपको बताते चल रहा हूँ क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसका मतलब है आपको पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पर देना होगा, पूरी कंसंट्रेशन के साथ आप यहाँ पर जुड़िए और कॉपी पेन लेकर के बैठिए, तभी मज़ा आ पाएगा। ठीक है, आधे मन से आप देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, वीडियो खत्म हो जाएगी, आप एक कॉमेडी वीडियो की तरह आगे बढ़ते जाओगे। लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये बन गए हैं दोस्तों ल्यूक फ्रीडेन। ल्यूक फ्रीडेन जो है ये रहे दादाजी हैं, ये बन गए हैं नए प्रधानमंत्री। ये पहले वित्त मंत्री थे, ठीक है, पहले वित्त मंत्री थे, अब ये प्रमोट होकर के बन गए प्रधानमंत्री। अच्छा जी, प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री थे जेवियर बेटेल, वो बन गए हैं विदेश मंत्री। देखो मैंने अभी कल की भी वीडियो में आपको एग्जाम्पल दिया था, जो मंथली की वीडियो आई है उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो पूर्व प्रधानमंत्री थी वो विदेश मंत्रालय संभाल रहे हैं। यहाँ पर वो ब्रिटेन वाले में मामले में यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ है, कुछ पूर्व प्रधानमंत्री ऐसा मामला संभाल रहे हैं। सब जगहों पर ऐसा नहीं होता। अपने भारत में कहो कि कोई प्रधानमंत्री पद पूरा होने के बाद अगली बार वो विदेश मंत्रालय संभाले, ऐसा नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, अपने यहाँ थोड़ा ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। फिलहाल जेवियर बेटेल जो हैं ये विदेशी मामलों के मंत्री की भूमिका निभाएंगे। क्रिश्चियन सोशल पीपल्स पार्टी है इनकी पार्टी का नाम, और लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री हैं। लग्जमबर्ग एक बहुत ही छोटा सा देश है, यूरोपीय देश है। लग्जमबर्ग सिटी इसकी राजधानी है, यूरो इसकी मुद्रा है। अगर आप वर्ल्ड मैप में देखना चाहोगे तो ये मैं यूरोप का खोल रखा हूँ, चूँकि ये जूम करना पड़ा है तब आपको लग्जमबर्ग दिखेगा, इसीलिए आपको बहुत सारे देश बहुत वैसे में दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो जर्मनी इतना बड़ा है, ठीक है ना, आप देखो ये फ्रांस इतना बड़ा है, और बेल्जियम देखोगे इतना बड़ा है। छोटा सा यहाँ पर ये इतना है लग्जमबर्ग, इतना ही है लग्जमबर्ग। आप देखो जर्मनी कितना बड़ा है, बेल्जियम इतना बड़ा, यहाँ पर इतना, स्विट्जरलैंड भी इसके मुकाबले काफ़ी बड़ा दिख रहा है। तो लग्जमबर्ग इतना छोटा सा देश है, बेल्जियम, जर्मनी और इससे फ्रांस से अपना बॉर्डर शेयर किया करता है। ठीक है जी, और यूरो मैंने आपको बताया करेंसी। ये पिछले कुछ नियुक्तियां हैं और कल मैंने इसको आपका रिवीजन कराया था, तो आज मैं आगे बढ़ूंगा। जो लोग नए आए हैं वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, कल मंथली करंट अफेयर की वीडियो आई है, जरूर देखिए। बहुत लोग ना जब ये करंट अफेयर आती है तो उसके बाद तक मैं देखता रहता हूँ, लगातार कमेंट करते रहते हैं, सर मंथली वीडियो दीजिए, मंथली वीडियो दीजिए। अभी अक्टूबर का भी अभी तक कमेंट आ रहा है कि अक्टूबर पार्ट 2 का दो। एक्चुअली में अक्टूबर वाला लाइव क्लास लिया गया था, तो उसको लाइव वाले सेक्शन में ढूंढोगे तो मिल जाएगा। ये वीडियो लिया गया है तो ये वीडियो वाले सेक्शन में मिलेगा। तो सबसे सिंपल बात, आपको खोजना भी नहीं पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में जाया करो, मंथली वाली जो प्लेलिस्ट है ना उस प्लेलिस्ट में चले जाया करो, सारी मंथली करंट अफेयर आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोहम्मद शमी के गाँव में स्टेडियम बनवाने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि मोहम्मद शमी अहमद के गांव में एक स्टेडियम बनाया जाएगा, एक मिनी स्टेडियम होगा, क्रिकेट स्टेडियम। मोहम्मद शमी अहमद को तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से जान गए होंगे। मोहम्मद शमी अहमद जो हैं इन्होंने 18 मैचों में 18 मैच में, और ये 18 मैच कौन से पता है? वर्ल्ड कप का 18 मैच में 55 विकेट लिए हैं। इसके साथ ये बन गए हैं देश के सबसे ज़्यादा विकेट टेकर वर्ल्ड कप में।
अभी इस वाले वर्ल्ड कप में ही इन्होंने 24 विकेट निकाले और इसी के साथ ये सबसे ज़्यादा विकेट टेकर भी रहे। इस बार इन्होंने 3 बार 5-5 विकेट से ज़्यादा लिए, 2 बार 5 विकेट और 1 बार 7 विकेट लिए, और ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा बार फाइफर लेने का। तो फिलहाल ये अमरोहा ज़िले से हैं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है अमरोहा ज़िला, उसी के हैं, उसी ज़िले से हैं समी अहमद, और उनका गांव है सहसपुर अलीनगर। तो सहसपुर अलीनगर में एक मिनी स्टेडियम बनाया जाएगा। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने ये घोषणा की है। अच्छा, एक चीज़ और, उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 मिनी स्टेडियम बनाने की योजना की घोषणा की है। ऐसे 20 स्टेडियम, मिनी स्टेडियम बनाए जाएंगे। तो उसी में एक ज़िला अमरोहा भी है, 20 जगह सेलेक्ट किए गए हैं, उसमें से एक जगह है अमरोहा, और अमरोहा में समी अहमद का गांव चुना गया है। क्लियर? तो ये फिर अगेन RO के लिए इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन। RO वाले परेशान ना हो, उनके लिए एक अलग से सीरीज लाई जाएगी। दिसंबर बीतने दो, उसके बाद फिर आपका फरवरी में एग्जाम है, उधर से लगातार फिर आपका स्पेशल करंट अफेयर का लाया जाएगा। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे और अच्छे लेवल का उसमें प्रिपरेशन होगा। लेकिन हाँ, डेली करंट अफेयर आप तब भी देखते रहो, डेली करंट अफेयर बहुत ज़रूरी है। ये आयुर्वेदिक दवा है डेली करंट अफेयर, आप ये आयुर्वेदिक दवा लेते रहोगे ना तो आपका जड़ से समस्या खत्म होगा करंट अफेयर का, क्योंकि इसमें करंट अफेयर का आपका पूरा का पूरा डिटेल बताया जाता है कि उसके पीछे की स्टोरी क्या रही। जब स्टोरी पता रहेगी तो आपको दिमाग में बैठा रहेगा अच्छे से, और कहीं से भी पूछे आप आंसर कर ले जाओगे। तो इस आयुर्वेदिक दवा को रोज़ लिया करो। देखो, उत्तर प्रदेश आया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया था, हलाल सर्टिफिकेट को बैन किया, गंगा डॉल्फिन राज्य का जलीय जीव घोषित किया, और रामायण नाम का एक क्रूज सेवा शुरू करने की घोषणा की अयोध्या में। सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला पहला जिला उत्तर प्रदेश का बना बरेली। अयोध्या पहला सौर शहर बनेगा, उत्तर प्रदेश का पहला और सौर शहर बनेगा। सांची जो है मध्य प्रदेश का, ये बनेगा देश का सौर शहर, ठीक है, सोलर सिटी। हर घर सौर अभियान लखनऊ और वाराणसी में शुरू किया गया। गिफ्ट डीड योजना के तहत अपने ही परिवार वालों के बीच प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो पाएगी। उत्तर प्रदेश कैबिनेट 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दिया है। पहला ई ऑफिस सिस्टम ये कन्नौज में खोला गया है। कन्नौज को ही दोस्तों इत्र सिटी, इत्र पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है, इत्र पर्यटन सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र खोला गया है। देश की पहली नाइट सफारी लखनऊ में बन रही है। आगरा वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला पहला शहर है देश का। उत्तर प्रदेश यहाँ पर आपको दिख जाएगा। उत्तर प्रदेश देखोगे तो मैप में आपको ये रहा दिखेगा। उत्तर प्रदेश ये सबसे ज़्यादा 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है। 8 राज्य यहाँ पर हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन की दृष्टि से तो टॉप पर है, लेकिन अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये चौथा सबसे बड़ा राज्य है। राजधानी इसकी लखनऊ है और योगी आदित्यनाथ बीजेपी पार्टी से दोबारा यहाँ पर सीएम बने हैं और आनंदीबेन पटेल जी यहाँ की गवर्नर हैं। इसके अलावा रामगढ़ ताल, सुरहा ताल, गोविंद बल्लभ पंत सागर, मोती झील ये यहाँ के प्रमुख झीलें हैं। दुधवा नेशनल पार्क इकलौता नेशनल पार्क है जो कि कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में है। कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में। ये सब चीज़ें रट जानी चाहिए आपको, बहुत बार बताया हूँ, इसको आपको रट जाना चाहिए और यहीं से क्वेश्चन बनेगा। चरकुला, नौटंकी, रासलीला, रामलीला, धोबिया, थौला, पैता छोरा ये यहाँ के प्रमुख चर्चित लोक नृत्य हैं। जिलों की संख्या सबसे ज़्यादा 75 है, 403 विधानसभा सीटें, 100 विधान परिषद, 80 सीट लोकसभा, 31 सीट राज्यसभा में है। अगला, किसने कॉमेडी के लिए इंटरनेशनल एमी पुरस्कार जीता है? तो कॉमेडी के लिए इंटरनेशनल एमी पुरस्कार जीत लिया है दोस्तों किसने, वीरदास ने। वीरदास जो है नेटफ्लिक्स पे इनकी एक शो आता है नेटफ्लिक्स पर, वीरदास लैंडिंग। तो वीरदास लैंडिंग जो है उसके लिए इनको एमी पुरस्कार मिला हुआ है वीरदास को। अच्छा, एक और फोटो में दिख रही है, ये कौन है? ये है एकता कपूर। एकता कपूर जो हैं इनको भी मिला है एक अवार्ड, इनको इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड मिला है और ये इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला फिल्म निर्माता भी बन गई हैं, है ना। पहली भारतीय फिल्म निर्माता, महिला फिल्म निर्माता बन गई हैं एकता कपूर। तो एकता कपूर को और वीरदास को दोनों को मिला है ये पुरस्कार, ठीक है। वीरदास फॉर इंडिया को पिछली बार नामांकित किया गया था, लेकिन इस बार ये अवार्ड भी पा गया है। चलिए, पिछली बार एक और नॉमिनेशन मिला था शेफाली शाह की डेली क्राइम सीजन 2 को। हाल ही में किस नाम से, अच्छा एमी पुरस्कार तो जानते हो हम ना, अमेरिका में दिया जाता है। जैसे भारत में बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं फिल्म पुरस्कार में, जैसे कि फिल्म फेयर हो गया, ठीक है, और भी फिल्म फेस्टिवल का अवार्ड, ऐसे ही एमी पुरस्कार अमेरिका में दिया जाता है। फिल्म के प्रति ये पुरस्कार होता है।
किस नाम से पृथ्वी की कोर में एक नई रहस्यमयी परत का निर्माण हुआ है? तो दोस्तों अभी हाल ही में एक ई प्राइम लेयर नाम से एक नई लेयर का खोज किया है शोधकर्ताओं ने, खोजकर्ताओं ने पृथ्वी के कोर में। कोर आप जानते हो ना, पृथ्वी है जैसे, इसके अंदर बहुत सारी परतें हैं, तो बहुत सारी परतों में जो सबसे अंदर वाली परत है इसे कहा जाता है कोर। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से देखो, यहाँ पर जो अंदर वाली है इसे कहा जाता है इनर मोस्ट कोर, उसके बाद इनर कोर, आउटर कोर, फिर मेंटल, फिर होता है क्रस्ट। क्रस्ट ऊपर का सबसे पतला होता है, सबसे छोटा भाग, और ज्योग्राफी में इसको पढ़ाया भी गया है आपको बैच में। तो क्रस्ट जो होता है ये सबसे ऊपर वाला भूपर्पटी वाला भाग होता है। ठीक है जी, तो ये सबसे पतला होता है, बाकी नीचे इसका और भी मोटा मोटा होता चला जाता है परत। यहाँ पर कहना इनका ये है कि एक और जो है वो पृथ्वी के कोर में ही एक नई रहस्यमयी परत खोजी गई है। और ये परत कैसे बनी है पता है? ये परत बनी है सतही जल के पृथ्वी के गहराई में प्रवेश के कारण। इसमें कहा गया कि जो सतही जल है वो पृथ्वी की गहराई में प्रवेश कर गया है और इस वजह से एक नई परत बन गई है। अब देखो, एक चीज़ देख करके कंफ्यूज मत होना, आप ये जरूर सुने होंगे, सुने क्या मतलब जानते भी होंगे कि लावा निकलता है, मतलब मैग्मा रहता है अंदर में और मैग्मा निकलता है बाहर, तो उसे लावा कहते हैं। ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो वो मैग्मा कहाँ रहता है? मेटल में रहता है। ऊपर भूपर्पटी पाई जाती है, अंदर में कोर बहुत ज़्यादा ठोस होता है, वो निकिल और आयरन का होता है। ठीक है ना, सियाल सीमा निफे आप पढ़े होंगे। तो अब ये बीच में ना, जैसे जब अपनी ये जो भूपर्पटी है उसमें ऐसा नहीं केवल ज़मीन ही ज़मीन है, केवल उसमें ज़मीन है, फिर पानी है, फिर ज़मीन है, फिर पानी है, फिर ज़मीन है, इस प्रकार से है कई कई जगहों पर। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि जो पानी है ना वो अंदर घुस गया है और ज़्यादा, और उसकी वजह से एक नया लेयर बन गया है और उसी लेयर को कहा जा रहा है ई प्राइम लेयर। क्या कहा जा रहा है? ई प्राइम लेयर। बहुत ज़्यादा दिमाग पर जोर मत डालो, अगर समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं तो केवल ई प्राइम लेयर याद रख लेना, यहीं से काम आपका बन जाएगा। ठीक है, फिलहाल क्रस्ट, मेटल, बाहरी कोर, आउटर कोर, इनर कोर, ये सब हैं ही। लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2021 F1 रेस किसने जीता है? इसको जीत लिया है दोस्तों मैक्स वर्स्टैपेन ने। देखो मैक्स वर्स्टैपेन इस बार तो ज़बरदस्त फॉर्म में है, मतलब आपको आंखें बंद करके इन्हीं का नाम लगा देना है। तो 100 में से आपका 90% चांस है कि क्वेश्चन सही हो जाएगा। कोई भी F1 रेस पूछा जाए इस बार, आप आंख बंद करके मैक्स वर्स्टैपेन लगा देना। ठीक है ना, ये रेडबुल टीम के ड्राइवर हैं और नीदरलैंड के रहने वाले हैं। ये 2021, 2022 और 2023 के फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। देखो अभी 2023 में कई रेसेस बाकी हैं, लेकिन चूंकि एक निश्चित होता है ना कि कौन सबसे ज़्यादा जीता, तो सबसे ज़्यादा क्या एक तरफा जीतते चले जा रहे हैं, तो फिर इन्हीं को विजेता घोषित कर ही दिया गया है, मतलब ये वर्ल्ड चैंपियन बन ही गए हैं। इस बार जितनी भी रेस हुई हैं उसमें केवल अगर 3 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब अकेले मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। 3 रेस कौन कौन सी हैं जिनको ध्यान में रखना है? अगर आप 100% ये वाला क्वेश्चन सही करना चाहते हो तो ये 3 नाम याद रख लो: सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स और सिंगापुर ग्रां प्री। सऊदी अरब और अजरबैजान सर्जियो पेरेज ने जीता है, ये भी रेडबुल के ही हैं, जबकि सिंगापुर ग्रां प्री ये कार्लोस सेंज ने जीता है, फरारी के हैं। बाकी सभी रेस आप आंख बंद करके मैक्स वर्स्टैपेन लगा देना। अगला, 2024 का साहित्य जेसीबी पुरस्कार किसने जीता है? इसको जीत लिया है दोस्तों किसने? इसको जीत लिया है पेरुमल मुरुगन ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरुमल मुरुगन को ये अवार्ड दिया गया है, साथ ही साथ इनकी जो अनुवादक है इनको भी ये अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड साहित्य का जेसीबी पुरस्कार कहा जाता है, बहुत ही फेमस अवार्ड होता है। इनको मिला है फायरबर्ड उपन्यास के लिए, फायरबर्ड उपन्यास के लिए, ये भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो 18 नवंबर को नई दिल्ली में इनको दिया गया, पेरुमल मुरुगन को। इनको 2023 के लिए दिया गया है, यहाँ पर 2023 रहेगा, इसको 2024 है, इसको 23 कर लीजिएगा। 2023 के लिए ये अवार्ड दिया गया है साहित्य का जेसीबी पुरस्कार। ठीक है ना, तो अच्छा ये जो पुरस्कार है फायरबर्ड के लिए दिया गया है ये उपन्यास, और इस उपन्यास को ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में जननी कन्नन ने। तो जननी कन्नन को ट्रांसलेटर के रूप में भी दिया गया है। इसमें दोनों को अवार्ड दिया जाता है, जो लिखता है उसको भी और जो ट्रांसलेटर होता है उसको भी। जो लिखता है उस लेखक को 25 लाख रुपए दिए जाते हैं और जो अनुवादक होता है उसे 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। आपसे प्राइज मनी भी पूछा जा सकता है, तो आप बहुत ही ध्यान से इसको भी ध्यान में रखिएगा। पेंगुइन रैंडम हाउस ने इस बुक को पब्लिश किया था। ये एक उपन्यास है, नॉवेल है, किसके? पेरुमल मुरुगन की, एक तमिल लेखक हैं ये। तो ये थे तो दोस्तों आज के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसी और वीडियोज़ आपको रोजाना सबसे पहले 4 बजे सुबह में मिल जाया करेगी।
व्हाट्सएप चैनल को हमारे ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर आपका वन लाइनर फ्री में दिया जाता है, फ्री वन लाइनर रिवीजन आप कर सकते हो यहाँ से। इसके अलावा PDF वगैरह आपको MZT ऐप पर और टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। आप कल का जो लास्ट डे का क्वेश्चन है उसको देख सकते हैं। कल मैंने पूछा था प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ICC वर्ल्ड कप में कौन बना, तो विराट कोहली बने। अब तक कुल कितने लोग मिस यूनिवर्स का खिताब जीत चुके हैं, तो 3 लोग मिस यूनिवर्स भारत के जो हैं जीत चुके हैं। कौन कौन? लारा दत्ता, सुष्मिता सेन और हरनाज कौर सिंधु। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप में पहले स्थान पर कौन है। इसके अलावा अर्जेंटीना की राजधानी क्या है। दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल में ज़रूर आंसर करना। मुझे इंतजार रहेगा आपके करेक्ट आंसर का। जिनका करेक्ट आंसर होगा उनको हर्ट दिया जाएगा। इसके अलावा इसकी क्विज और PDF आपको MZT ऐप पर मिलेगी। हमारी कोई बुक लेनी है, हमारे कोई बैच लेना है तो आप MZT ऐप का रुख कर सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।